जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपने घर पहुंच गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक बयान के लिए कल उनकी गिरफ्तारी की गई थी। देर रात राणे को जमानत मिली और थोड़ी देर पहले वो मुंबई के जुहू में अपने घर पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, राणे की जमानत का समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। हालांकि राणे ने जमानत के बाद कुछ दिनों के लिए अपनी जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ा दी है। यानी 2 दिनों के लिए जो जन आशीर्वाद यात्रा लगातार चल रही थी उनकी, उसे 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। यानी कल और परसों, यानी 3 दिन बाद अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी को लेकर के नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था और कल देर रात उन्हें रिहा किया गया और इसके बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। अब मुंबई के जुहू वाले घर में वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच आज भी देखने को मिल सकता है तनाव। कोंकण में सिंधुदुर्ग जिले में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू। राणे परिवार का गढ़ माना जाता है सिंधुदुर्ग जिला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, महाड और ठाणे जिले में दर्ज की गई है 4 एफआईआर। राणे को कल रत्नागिरी जिले के चिपलून से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के उद्धव के खिलाफ विवादित बयान पर कल दिन भर महाराष्ट्र में हुआ बवाल। मुंबई की सड़कों पर भी शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किए, काले झंडे लहराए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर भी शिव सैनिकों ने खूब हंगामा किया, घर और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस बवाल के दौरान 5 कार्यकर्ता और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प मामले में केस दर्ज। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 40 से 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ठाणे जिले के कल्याण में बीजेपी दफ्तर को भी शिवसेना के समर्थकों ने कल निशाना बनाया, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते भी दिखे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायण राणे की गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। कहा, ऐसी कार्रवाई से न डरेंगे न दबेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। शिवसेना ने संजय राउत एबीपी न्यूज से बोले, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे एक केंद्र का मंत्री सीएम को मारने की धमकी देगा तो एक्शन तो होगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग मोदी जी के खिलाफ होगा तब भी सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव पर दिए नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते। राणे की गिरफ्तारी के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकेगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव के लिए कहा था कि मैं होता तो कान के नीचे लगाता। उद्धव स्वतंत्रता दिवस पर भूल गए थे कि स्वतंत्रता मिले 74 साल पूरे हुए हैं या फिर 75 साल। राणे के इस बयान ने तूल पकड़ा और बवाल बचा। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। अब्दुल कयूम क्यूबा में मौजूदा अमेरिकी जेल में कैदी था। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी को भी तालिबान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कारी को सरकार के मीडिया सेंटर का चीफ नियुक्त किया गया। तालिबान ने अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने पर रोक लगाई। सिर्फ विदेशी नागरिकों को अब काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद बोला, अमेरिका भी अब अफगानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन रोके। काबुल एयरपोर्ट से फिर आई ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की तस्वीरें। तालिबानी लड़ाकों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर जुटी भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। तालिबान की फिर अमेरिका को धमकी, कहा अमेरिका 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ दे। काबिल अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने को ना कहे अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर से सीक्रेट मीटिंग की। तालिबानी प्रवक्ता ने मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती दे रहा पंजशीर अब समझौते की राह पर आया। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से समझौते की बातचीत की जानकारी दी गई। तालिबान के प्रवक्ता ने भी बातचीत से समझौते की उम्मीद जताई। तालिबान ने अपने लड़ाकों को पंजशीर से वापस काबुल बुलाया। कहा, डरो लड़ो मत, वापस आ जाओ। तालिबान पंजशीर में शांति से समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध।
अफगानिस्तान में मशहूर गजनी गेट को क्रेन लाकर तालिबानियों ने तोड़ा। 8 साल पहले इस्लामिक कल्चर की हेरिटेज साइट को दर्शाने के लिए गजनी शहर में बनाया गया था ये गेट। तालिबान का नया प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया। आतंकी साय में स्कूल में दाखिल होती दिखी बच्चियां, जहां लड़ाकों के हाथों में नहीं दिखी बंदूक। तालिबान दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसके राज में बच्चियां पढ़ रही हैं। दुशांबे से एयर इंडिया का विशेष विमान से कल 78 लोग दिल्ली लौटे, जिनमें 25 भारतीय नागरिक थे। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। काबुल से भारतीयों के जत्थे के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को भी पूरे सम्मान के साथ भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अगवानी की। अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखकर सेवा की। काबुल से लाई गई पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को दिल्ली के तिलक नगर गुरुद्वारा में स्थापित किया गया। शबद कीर्तन के बाद पूरी आस्था के साथ हुई स्थापना। अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थियों के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भारत की नागरिकता देने की मांग की। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का एबीपी न्यूज पर खुलासा। बोले, अगर अशरफ गनी देश नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो सकती थी। अमेरिका ने मझधार में छोड़ा। तालिबान को मजबूत करने में पाकिस्तान ने पूरी मदद की। और चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पंजाब में फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग हुई तेज। विरोधी कैंप एकजुट हुआ। मंत्री तृप्त राजेंद्र रंधावा के घर पर 3 मंत्री और 20 विधायकों ने मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 मंत्री जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का सीधा बयान। बोले, पंजाब में अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो कांग्रेस को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धू ने सोनिया से बातचीत का भरोसा दिलवाया। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तृप्त बाजवा के साथ कई और मंत्री आज सुबह देहरादून पहुंचेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली में सुलझने की कोशिश जारी। राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ अलग अलग बैठक की। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं सिंहदेव। निजीकरण और विनिवेश के मुद्दे पर राहुल गांधी का बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी जी ने देश की 70 साल की पूंजी बेच डाली। देश की संपत्ति बेचकर अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने कहा, निजीकरण कीजिए पर देश का नुकसान मत कीजिए। पीएम ने सब कुछ बेच दिया। युवाओं से रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं की, नए कृषि कानूनों पर भी घेरा। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। कहा, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कांग्रेस काल में ही शुरू हुआ था। क्या उस समय राहुल गांधी देश बेच रहे थे? राहुल को पसंद नहीं है कि 6 लाख करोड़ देश के खजाने में आएंगे। देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का भी मोदी सरकार पर वार। बोले, बिना किसी लक्ष्य और पैमाना तय किए इतना बड़ा फैसला हो गया। सरकार ने किसी से चर्चा भी नहीं की। इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बचेगा। हफ्तों बाद राहुल गांधी की ट्विटर पर वापसी। मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान का नाम लिए बिना और बड़ा हमला किया। 2 दिन पहले हाजीपुर में अपने काफिले पर स्याही फेंकने को लेकर बोले, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पंजाब में गन्ना किसानों के आगे झुकी अमरिंदर सरकार। गन्ने का मूल्य 35 रुपए बढ़ाया। अब 360 रुपए प्रति क्विंटल हुई दर। जालंधर में किसानों ने आंदोलन वापस लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में रामलला से करेंगे दर्शन। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला ब्रह्मोस एयर स्पेस यूपी में 300 करोड़ का निवेश करेगी। लखनऊ में 200 एकड़ जमीन पर प्लांट लगाया जाएगा। 15,000 लोगों को रोजगार देने का दावा। आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
देश में लगातार दूसरे दिन 25,000 के करीब कोरोना केसेस। पिछले 24 घंटे में 25,467 नए मामले मिले। 354 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58 करोड़ के पार पहुंचा। अब तक 58 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज लगाई गई हैं। कल एक दिन में 63 लाख से ज्यादा डोजेज लगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई। अगर कुछ मृत्यु हुई भी है तो वो अस्पताल की लापरवाही की वजह से। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में 37,000 बेड और 12,000 ऑक्सीजन बेड किए जा रहे हैं तैयार। बच्चों के लिए भी पूरी तैयारी का केजरीवाल सरकार का दावा। दिल्ली में स्कूल खोले जाए या नहीं, इसे लेकर डीटीएमए की विशेषज्ञों की कमेटी आज रिपोर्ट जारी कर सकती है। यूपी में कल से खुल गई 6ठी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल, लेकिन 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोलने के आदेश को अभी उसकी समीक्षा की जा रही है। यूपी के बलिया में गंगा में उफनता पानी कुछ कम हुआ, लेकिन घाघरा का पानी अब भी तबाही मचा रहा है। बैरिया के 2 गांवों में आवाजाही ठप, तो बांसडीह के 19 गांवों में भारी दिक्कत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस साल अब तक 102 आतंकी ढेर किए गए। श्रीनगर के जैनाक दल इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हुआ हमला। किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाने के बहाने घरों में लूटपाट करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहनकर और नकली हथियार लेकर जेवरात और कैश लूटते थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ अहम बैठक करने वाली है। निर्मला के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होगा। दोपहर 3:30 बजे से लीड्स में शुरू होगा ये मैच। सीरीज में अभी भारत की 1-0 से है बढ़त। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी एजेंडे से डरकर आम लोगों के साथ साथ सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी अब देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब आपको अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। चारों ओर सुरक्षा कर्मियों के सख्त पहरे के बीच सूट बूट में घूमते ये शख्स अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मिनिस्टर सैयद अहमद शाह सद्दत है। चेहरे पर मास्क लगाए और ऑरेंज रंग की यूनिफॉर्म वाली ये तस्वीर भी अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मिनिस्टर की ही है। इन दोनों तस्वीरों में अंतर सिर्फ वक्त और देश का है। एक वक्त सूट बूट पहने पूर्व अफगान आईटी मंत्री अब जर्मनी की सड़कों पर जिंदगी चलाने के लिए पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान में लोकतंत्र का राज था तो सैयद अहमद शाह सद्दत राजा थे। तालिबान आया, सद्दत भागकर जर्मनी पहुंचे, लेकिन रंक बनकर। पूर्व मंत्री सैयद अहमद शाह ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में शरण ली है। सद्दत यहाँ पिछले 2 महीने से पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। 2020 दिसंबर में ही सैयद अहमद शाह अफगानिस्तान छोड़कर जर्मनी भाग आए थे। सद्दत बेहद पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में एमएससी किया है। साथ ही वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। सैयद अहमद शाह ने दुनिया भर के 13 बड़े शहरों में 23 साल अलग अलग तरह का काम किया है, लेकिन देश क्या छूटा, किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। इतना पढ़ लिख कर भी वो घर घर पिज्जा पहुंचाने के लिए मजबूर है। सैयद अहमद शाह सद्दत ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि शुरुआती दिनों में मुझे इस शहर में रहने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे जर्मन भाषा नहीं आती है। पिज्जा डिलीवरी का काम फिलहाल मैं सिर्फ जर्मन भाषा सीखने के लिए कर रहा हूँ। इस नौकरी के जरिए मैं शहर के अलग अलग हिस्से में घूमकर लोगों से मिल रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में खुद को निखार कर दूसरी नौकरी पा सकूँ। अफगानिस्तान पर तालिबान के खूनी कब्जे के बाद पूर्व राष्ट्रपति सहित कई बड़े नेता अफगानिस्तान छोड़कर अलग अलग देशों में शरण ले चुके हैं, लेकिन पहली बार किसी बड़े मंत्री की इस तरह से पिज्जा बेचने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, अफगानिस्तान की जिस धरती पर 20 साल पहले अमेरिका अलकायदा के जिन को खत्म करने के लिए गया था, वो जिन फिर से लौट रहा है और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अलकायदा के हौसले भी बुलंद हैं। अमेरिकी सेना इन जख्मों पर बदले का मरहम लगाने अफगानिस्तान की धरती पर उतरी थी। मिशन था आतंक के गठजोड़ अलकायदा और तालिबान का खात्मा, और दुनिया को अमेरिका का सिर्फ एक संदेश था, या तो आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। अब 20 साल बाद जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट चुके हैं,
तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर चुका है और आतंकी संगठन अल-कायदा के हौसले फिर उड़ान भरने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन में आतंकवाद रोधी विभाग के प्रमुख रहे क्रिस कोस्टा ने कहा, मेरे ख्याल में अल-कायदा के पास मौका है और वो उस अवसर का फायदा उठाएंगे। अफगानिस्तान में जो हुआ वो हर जगह के जिहादियों को प्रेरित करने वाली घटना है। क्रिस कोस्टा ने जिस बात की आशंका जताई है उसी बात को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी जून में कह चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा के कई सीनियर लीडर अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनके साथ हजारों लड़ाके भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में अचानक बदलती परिस्थिति का एहसास अमेरिका को भी है। बाइडेन प्रशासन अल-कायदा के बढ़ते प्रभाव की आशंका से निपटने की योजना बना रहा है, लेकिन अल-कायदा को लेकर व्हाइट हाउस और पेंटागन पहले ही अलग अलग बयान दे चुके हैं। बाइडेन ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए अफगानिस्तान से अल-कायदा के खात्मे की बात कही, तो कुछ ही घंटों बाद पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अफगानिस्तान में अल-कायदा की मौजूदगी मानी। 20 साल के इस लंबे युद्ध में भले आतंकी उसामा बिन लादेन मारा गया हो, लेकिन उसकी सोच की फसल फिर से उगने को तैयार है, जिसे तालिबान खाद पानी दे रहा है। और इस बात का सबूत है तालिबान का ताज़ा फैसला, जिसमें अफगानिस्तान की जेलों से सभी खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया। छोड़े गए आतंकियों में अल-कायदा, ISIS समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकी भी शामिल थे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर जिस तरह से कब्जा किया, उससे तालिबान के आतंकी सहयोगियों का मनोबल भी बढ़ा और 20 साल पुराना वक्त वापस फिर वहीं लौट चुका है। इस दौरान 2001 से अब तक अमेरिका अफगानिस्तान में 2.26 लाख करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। 2300 अमेरिकी सैनिक और 450 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों की जान गई। 64,000 अफगान सैनिक और पुलिसकर्मियों की मौत हुई। साल 2009 के बाद से अब तक 1 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों की भी मौत हुई। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात को दुनिया अमेरिका की नाकामी भी बता रही है और इस युद्ध की तुलना वियतनाम वॉर और इराक वॉर से हो रही है। और देखिए, अफगानिस्तान से तालिबान को बचाने की आखिरी उम्मीद है पंजशीर। पंजशीर के बूते आम अफगानी तालिबान की मुक्ति का ख्वाब देख रहा है। हमारे संवाददाता अभिनव गोयल ने बातचीत की है काबुल में मौजूद एक शख्स से। उसने जो बताया वो अफगानिस्तान की मौजूदा हकीकत को पूरी तरीके से बयां कर रहा है। हम भी पंजशीरी है, हम लोग तालिबान से लड़ेंगे, हम लोग तालिबान को शिकस्त देंगे। हम सारी अफगानिस्तान की लोग उम्मीद पंजशीर है, मैं भी पंजशीरी हूँ, पंजशीर से हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है हम उसके साथ है। काबुल में पिछले एक हफ्ते में करीब 20 लोग मारे गए हैं। पंजशीर को छोड़कर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद तालिबान लड़ाके घर घर जाकर मोबाइल, कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस चेक कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने तालिबान के खिलाफ काम किया। और इस काम में तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। IT स्पेशलिस्ट को इधर लेकर आया है, जो ये मोबाइल कॉलिंग को पाकिस्तान ISI चेकिंग कर रहा है अभी अफगानिस्तान में, और सब डेटाबेस, सब नेटवर्क का भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI की कंट्रोल में है। उन लोगों ने अमनियत मिली डेटाबेस को उन लोगों का दस्तरसी पहुंचाए। और यहाँ वजारत मुखाबरात, जो अफगानिस्तान का वजारत मुखाबरात है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी आर्मी आया है। पाकिस्तानी हैकर और IT स्पेशलिस्ट अभी इधर काबुल में है, तो चेकिंग कर रहा है। काबुल में तालिबान ने कब्जा करते ही अपने फरमान जारी कर दिए हैं। महिलाएं बिना शरिया हिजाब और बिना मर्दों के घर से बाहर नहीं निकल सकती। मर्दों ने शेव करना बंद कर दिया है। तालिबान ने 1.5 महीने का समय दिया है कि अपनी दाढ़ी बढ़ा लें। इतना ही नहीं, घर, होटल या कहीं पर भी म्यूजिक बजाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। औरतों में पाबंदी लगा रखा है, तो आप लोग हिजाब करें। स्कूल यहाँ पर बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, हॉस्पिटल बंद है, सब लोग भाग रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है औरतों की, तो हम लोगों का भी मुश्किल है। पाबंदी है, तो ये क्या बोलिए, रीश हम लोग बोलते, इसको शेव मत करो। पंजशेर अफगानिस्तान का अकेला ऐसा सूबा है जिस पर कभी कोई फतह नहीं कर पाया।
अभी पंजशेर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अभी सबसे बड़ा खतरा तालिबान के लिए पंजशेर है और पूरे अफगानिस्तान को अभी पंजशेर से ही उम्मीद भी है। तालिबान के कब्जे के बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान का मानवीय संकट बढ़ता ही जा रहा है। हजारों की संख्या में अफगानी देश छोड़ रहे हैं। इस वजह से बड़ा शरणार्थी संकट यहां पर खड़ा हो गया है। कई देशों ने अफगानों को शरण देने का ऐलान किया है, जबकि कई देशों ने अफगानी शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक, टोरंटो से लेकर लंदन तक, काबुल से उड़ रही है उड़ान। पाकिस्तान का इनकार, हिंदुस्तान करें स्वीकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन शरणार्थियों का भविष्य क्या है? इन शरणार्थियों के लिए आगे का प्लान क्या है? इनको लेकर दुनिया भर का रुख क्या है? कब तक आम अफगानी अपना सब कुछ छोड़कर यूं ही भागता रहेगा, यूं ही मरता रहेगा, यूं ही अपनों को खोता रहेगा? सबसे पहले उन देशों की बात जिन्होंने अपने दरवाजे परेशान, हताश अफगानियों के लिए बंद कर दिए हैं। ये वो देश हैं जो खुद को अफगानियों का मित्र बताते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने जून में कहा था कि अगर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया तो उनका देश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को सील कर देगा। लेकिन सीमा पर सतर्कता की कमी की वजह से बड़ी संख्या में अफगानी भागकर पाकिस्तान में घुस रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी मौजूद हैं। सवाल ये कि खुद को अफगानियों का हितैषी बताने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों इस मुश्किल वक्त में अफगानियों से मुंह मोड़ रहा है? तो इसकी बड़ी वजह है तालिबान। तालिबान की सत्ता में वापसी पाकिस्तान की शह पर हुई है। काबुल में तालिबान का सत्ता में लौटने का मतलब है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान भी सत्ता में लौट आया है। इस्लामाबाद ने ही तालिबान को हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और फंडिंग दी है। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा इस्लामिक देशों का मुखिया बनने की चाहत रखने वाले तुर्की ने भी आम अफगानियों से दूरी बना ली है और अफगानी शरणार्थियों को रोकने के लिए ईरान बॉर्डर पर तुर्की दीवार खड़ी कर रहा है। ऑस्ट्रिया ने किसी भी अफगान शरणार्थी को लेने से इनकार किया है। स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान से सीधे आने वाले शरणार्थियों के बड़े समूहों को स्वीकार नहीं करेगा। रूस ने अफगानिस्तान भाग रहे लोगों को शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस का कहना है कि वो अपने देश में शरणार्थियों की आड़ में आतंकियों की एंट्री नहीं चाहता। विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं और इनका एक समूह भी है OIC। तो ये OIC क्यों नहीं फ्रंट भूमिका अदा करता है? इनकी इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं होती है? ये देश क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण हम इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे? मानवता के नाम पे जगह देना बुरी बात नहीं है, लेकिन भविष्य में होता क्या है? भविष्य में होता है कि जब डेमोग्राफी चेंज होने आने लगती है तो वो देश की आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। अब जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपने दरवाजे हताश परेशान अफगानियों के लिए खोले हुए हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ईरान जैसे बड़े देश इनमें शामिल हैं। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है। भारत आम अफगानियों के साथ भूत, भविष्य, वर्तमान हर वक्त खड़ा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भी एक सच्चे दोस्त की तरह उनको कंधा देने, उनका हाथ पकड़ने भारत उनके साथ खड़ा है। लगभग हर दिन अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। भारत ने ई-वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की है जो अभी 6 महीने के लिए वैध होगी। वीजा के आवेदनों को ट्रैक करने के लिए ई-वीजा की एक नई श्रेणी भी शुरू की है। इसके जरिए जारी हुआ वीजा 6 महीनों तक वैध होता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, भारत ने शरणार्थियों पर 1951 के कन्वेंशन या शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फिर भी मानवीय आधार पर नई दिल्ली से फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान के बड़े नेता भी शामिल हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है। हालात खराब थी, ठीक नहीं थे, बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी। अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे। इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो अब देख रहे हैं, उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है, उधर अब जीरो है।
हम सब कुछ छोड़कर ये महसूस किया जा सकता है नारकली जी, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोगों को, उस ज़मीन को छोड़ना, इसका दर्द और किन हालात में आप निकली हैं। बिल्कुल हालात हमारे लिए बहुत सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। हिंदुस्तान की मदद अफगानियों के लिए मरहम का काम कर रही है। मशहूर अफगानी पॉप सिंगर अरियाना सईद का ये बयान इसकी बानगी पेश करता है। पूरे अफगानिस्तान की ओर से मैं भारत के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और शुक्रिया कहना चाहूँगी। इस मुसीबत की घड़ी में हमें यह पता लग गया है कि पड़ोसी देशों में से भारत ही हमारा अच्छा दोस्त है। भारत हमेशा हमारे साथ अच्छा रहा। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहा अमेरिका भी इस मुश्किल घड़ी में अफगानियों के साथ दिखना चाहता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक 30,000 से अधिक लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया है, लेकिन इसमें कितने अफगानी नागरिक हैं, इसका आधिकारिक खुलासा अब तक यूएस ने नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए 3,709 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। इसके अलावा ब्रिटेन और कनाडा 20-20 हजार, जर्मनी 10,000, युगांडा 2,000 अफगानियों को अपने देश में एंट्री देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया का भी मानवीय वीजा कार्यक्रम के तहत अफगानियों के लिए 3,000 जगह सुनिश्चित करने का प्लान है। ईरान ने भी अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने 3 प्रांतों में शरणार्थियों के लिए आपातकालीन तंबू स्थापित किए हैं। लगभग 1,500 अफगानों के अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पार कर शिविर स्थापित करने की खबर है। तो अमेरिका इस समय काफी देशों की सरकारों से बात कर रहा है कि अगर आप अफगान रिफ्यूजी अपने यहाँ रखें 2,000 5,000 ऐसे कुछ नंबर, वो आपको मैं भेज दूंगा, क्योंकि अमेरिका जो ला रहा है रिफ्यूजी वो काबुल से उठा के उनको या तो दोहा ला रहा है अभी, या काबुल से उनको जर्मनी ले जा रहा है अपने एयरबेस पे। वहां से वो उनको अमेरिका नहीं ले जा रहा है, उनको इन देशों में डायरेक्टली ही भेज दे, एस्तोनिया में, अल्बानिया में, युगांडा में, जहां से उसने डील कर लिया। अफगानिस्तान से रोजाना डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर के नेता रणनीति बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कूटनीति के जरिए समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है, लेकिन आम अफगानी डरा हुआ है और किसी तरह जान बचाने के लिए दूसरे देश जाने को मजबूर है। सोचिए, अपने लोग, अपनी जमीन, अपने घर, अपने देश को छोड़ने का दर्द कितना भयानक होगा, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ आज से तीसरा टेस्ट शुरू होगा। टीम इंडिया जिस तरीके से फॉर्म में है, उसको देखते हुए हर किसी को टीम इंडिया की जीत का पूरा भरोसा है। दोपहर 3:30 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट शुरू होगा। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स टेस्ट में जीत के साथ भारत जीतेगा। लीड्स में जीत के साथ भारत सीरीज हारेगा नहीं। अब आपको ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपको जीत की सुगंध आने लगेगी। इस मैदान में मैच भले ही कम खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ बोलबाला टीम इंडिया का ही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 6 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें 2 में भारत और 3 मैच इंग्लैंड ने जीते, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। यहाँ ध्यान दीजिए, भारत इस मैदान पर पिछले 3 टेस्ट में नहीं हारा है। आखिरी बार टीम इंडिया को 1967 में हार मिली थी। 2002 में खेले गए आखिरी टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 46 रन के बड़े अंतर से हराया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड कोर्ट से मिली जमानत। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी। जमानत मिलने के बाद सुबह तकरीबन 4:45 बजे मुंबई में अपने घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। रिहाई पर समर्थकों ने मनाया जश्न, मिठाई भी बांटी। बीजेपी और शिवसेना के बीच आज भी देखने को मिल सकता है तनाव। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू। राणे परिवार का गढ़ माना जाता है सिंधुदुर्ग जिला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, महाड और ठाणे जिले में दर्ज की गई है 4 एफआईआर। राणे को कल रत्नागिरी जिले के चिपलून में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के उद्धव के खिलाफ विवादित बयान पर कल दिन भर महाराष्ट्र में हुआ बवाल। मुंबई की सड़कों पर भी शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे भी लहराए गए।
मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर भी शिव सैनिकों ने खूब हंगामा किया। घर और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस बवाल के दौरान 5 कार्यकर्ता और 2 पुलिस वाले घायल हुए। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प मामले में केस दर्ज की गई है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 40 से 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ठाणे जिले के कल्याण में बीजेपी दफ्तर को भी शिवसेना के समर्थकों ने कल निशाना बनाया। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते भी नजर आए। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर तेज होती सियासत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। कहा, ऐसी कार्रवाई से न डरेंगे न दबेंगे, लोकतांत्रिक तरीके लड़ेंगे। शिवसेना के संजय राउत एबीपी न्यूज से बोले, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे। एक केंद्र का मंत्री सीएम को मारने की धमकी देगा तो एक्शन तो होगा ही। इस तरीके की भाषा का प्रयोग मोदी जी के खिलाफ होगा तब भी सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव पर दिए नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते। राणे की गिरफ्तारी के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकेगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव के लिए कहा था कि मैं होता तो कान के नीचे लगाता। उद्धव स्वतंत्रता दिवस पर भूल गए थे कि स्वतंत्रता को मिले 74 साल पूरे हुए हैं या फिर 75। राणे के इस बयान ने तूल पकड़ा और बवाल मचा। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अब्दुल कयूम क्यूबा में मौजूद अमेरिकी जेल में कैद था। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी को भी तालिबान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कारी को सरकार के मीडिया सेंटर का चीफ नियुक्त किया गया। तालिबान ने अफगानी नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगाई है। सिर्फ विदेशी नागरिकों को अब काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत मिलेगी। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद बोला, अमेरिका भी अब अफगानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन रोके। अफगान संकट पर ही कुछ और खबरें जान लेते हैं। काबुल एयरपोर्ट से फिर आई ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की तस्वीरें। तालिबानी लड़ाकों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर जुटी भारी भीड़ को देखकर तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। तालिबान की फिर अमेरिका को धमकी, कहा अमेरिका 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ दे। काबिल अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने को ना कहे अमेरिका। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर से सीक्रेट मीटिंग की। तालिबानी प्रवक्ता ने मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती दे रहा पंजशीर अब समझौते की राह पर आया। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से समझौते की बातचीत की जानकारी दी गई। तालिबान के प्रवक्ता ने भी बातचीत से समझौते की उम्मीद जताई। अफगानिस्तान संकट पर UNHRC के विशेष सत्र में हुई चर्चा। UNHRC प्रमुख मिशेल बैशलेट ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में आम लोगों और पूर्व सैनिकों की हत्याएं कर रहा है। भारत ने UNHRC की बैठक में कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति उसके लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने उम्मीद जताई कि ये पड़ोसियों के लिए चुनौती नहीं बनेगी। अफगानिस्तान संकट पर G7 की बैठक में हुई चर्चा। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से काबुल एयरपोर्ट को जब तक जरूरी हो सुरक्षित रखने का आग्रह किया। दुशांबे से एयर इंडिया के विशेष विमान से कल 78 लोग दिल्ली लौटे, जिनमें 25 भारतीय नागरिक थे। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। काबुल से भारतीयों के जत्थे के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को भी पूरे सम्मान के साथ भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अगवानी की, अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखकर सेवा की। काबुल से लाई गई पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को दिल्ली के तिलक नगर गुरुद्वारा में स्थापित किया गया। शबद कीर्तन के बीच पूरी आस्था के साथ हुई स्थापना। अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थियों के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भारत की नागरिकता देने की मांग की। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का एबीपी न्यूज पर खुलासा। बोले, अगर अशरफ गनी देश नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो सकती थी। अमेरिका ने मझधार में छोड़ा। तालिबान को मजबूत करने में पाकिस्तान ने पूरी मदद की।
पंजाब में फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग तेज, विरोधी कैंप एकजुट हुआ। मंत्री तृप्त राजेंद्र रंधावा के घर पर 3 मंत्री और 20 विधायकों ने मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 मंत्री जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का सीधा बयान, बोले पंजाब में अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो कांग्रेस को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धू ने सोनिया से बातचीत का भरोसा दिया। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तृप्त बाजवा के साथ कई और मंत्री आज सुबह देहरादून पहुंचेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलेंगे, सोनिया गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा। अपने खिलाफ बगावत की बातों से सीएम अमरिंदर ने इनकार किया। सीएम ऑफिस से प्रेस नोट आया जिसमें कहा गया कि 7 विधायकों ने साफ किया है कि वो किसी मुहिम में शामिल नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर मल्ली के कश्मीर पर दिए गए विवादित बयान पर अब भी सियासत गर्म है। बीजेपी के हमले जारी हैं, सोनिया राहुल से जवाब देने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली में सुलझाने की कोशिशें जारी। राहुल गांधी ने सीएम बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ अलग अलग बैठक की। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बदलने से नाराज है सिंहदेव, और वो और बघेल अभी भी दिल्ली में ही मौजूद है। राहुल की बघेल और सिंहदेव के साथ बैठक पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया एबीपी न्यूज से बोले, नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा नहीं हुई। विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी पर हुई बात, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उलझन बरकरार। राजनीति से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें अब तक पहुंचाते हैं। निजीकरण और विनिवेश के मुद्दे पर राहुल गांधी का बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी जी ने देश की 70 साल की पूंजी बेच डाली, देश की संपत्ति बेचकर अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने कहा निजीकरण कीजिए पर देश का नुकसान मत कीजिए। पीएम ने सब कुछ बेच दिया, युवाओं से रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं की, नए कृषि कानूनों पर भी घेरा। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया जवाब, कहा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कांग्रेस काल में शुरू हुआ, क्या उस समय राहुल गांधी देश बेच रहे थे? राहुल को पसंद नहीं कि 6 लाख करोड़ देश के खजाने में आए। देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का भी मोदी सरकार पर वार, बोले बिना किसी लक्ष्य और पैमाना तय किए इतना बड़ा फैसला हो गया, सरकार ने किसी से चर्चा भी नहीं की। इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बचेगा। हफ्तों बाद राहुल गांधी की ट्विटर पर वापसी, मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान का नाम लिए बगैर बड़ा हमला किया है। 2 दिन पहले हाजीपुर में अपने काफिले पर स्याही फेंकने को लेकर बोले, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पंजाब में गन्ना किसानों के आगे झुकी अमरिंदर सरकार, गन्ने का मूल्य 35 रुपए बढ़ाया, अब 360 रुपए प्रति क्विंटल हुई दर। जालंधर में किसानों ने आंदोलन वापस लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे, अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस यूपी में 300 करोड़ का निवेश करेगी। लखनऊ में 200 एकड़ जमीन पर प्लांट लगाया जाएगा, 15,000 लोगों को रोजगार देने का दावा। आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बैन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने आज सभी जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। आयकर विभाग, ईडी, एनआईए, सीबीआई समेत आईबी से मिली रिपोर्ट की समीक्षा के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बैन लगाने का फैसला करेगी सरकार। देश में लगातार दूसरे दिन 25,000 के करीब कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 25,467 नए मामले सामने आए, 354 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58 करोड़ के पार हुआ। अब तक 58 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज लगी। कल एक दिन में 63 लाख से ज्यादा डोजेज दी गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई, अगर कुछ मृत्यु हुई तो वो अस्पताल की लापरवाही से। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में 37,000 बेड और 12,000 ऑक्सीजन बेड किए जा रहे हैं तैयार। बच्चों के लिए भी पूरी तैयारी का केजरीवाल सरकार का दावा। दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसे लेकर डीडीएमए की विशेषज्ञों की कमेटी आज रिपोर्ट जारी कर सकती है।
यूपी में कल से खुल गए 6ठी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल, लेकिन 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोलने के आदेश की अभी हो रही है समीक्षा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की ऑप्शनल और कंपार्टमेंट ऑफलाइन परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। ये परीक्षाएं उन छात्रों के लिए है जो जुलाई में जारी अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं है। बाढ़ से बेहाल बिहार में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बाढ़ को दैवीय प्रकोप बताया। बोले, इसमें नया क्या है, देश दुनिया में सब जगह आती है बाढ़। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के सवाल पर खराब सेहत का हवाला देने लगे। यूपी के बलिया में गंगा में उफनता पानी कुछ कम हुआ, लेकिन घाघरा का पानी अभी तबाही मचा रहा है। बैरिया के 2 गांवों में आवाजाही ठप, तो बांसडीह के 19 गांवों में भारी दिक्कत। श्रीनगर के जनाकदल इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हुआ हमला, किसी तरीके की नुकसान की कोई खबर नहीं। श्रीनगर में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाने के बहाने घरों में लूटपाट करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहनकर और नकली हथियार लेकर जेवरात और कैश लूटते थे। अजमेर के सुभाष नगर इलाके में एक फकीर और उसके परिवार के लोगों के साथ युवक ने अभद्रता और मारपीट की। वीडियो वायरल होने पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ अहम बैठक करने वाली हैं। निर्मला के मुंबई दौरे का है आज दूसरा दिन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से दोपहर 3:30 बजे से लीड्स में शुरू होगा मैच। सीरीज में अभी भारत की 1-0 से बढ़त। अफगानिस्तान से मुकाबला करने वाले इकलौते प्रांत पंजशीर से कल खबर आई थी कि शांति समझौता हो सकता है, लेकिन अब जो ताजा तस्वीर आई है वो बिल्कुल इसके उलट है। पंजशीर के करीब तालिबानी आतंकी जोरदार फायरिंग कर रहे हैं, जबकि कल देर रात तालिबान के प्रवक्ता ने शांति की बात कही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पंजशीर में जोरदार फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। एक और शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। तो अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई और तेज होती हुई। और देखिए, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने सरकार चलाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी है। इसके लिए प्रांतों में गवर्नर की तैनाती के साथ ही अलग अलग विभाग बनाकर जिम्मेदारी लगातार सौंपी जा रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का कैदी, जो रहा शांति वार्ता का विरोधी। जिसने लोकतंत्र को किया लहूलुहान, अब उसी के हवाले सुरक्षा की कमान। 10 दिन पहले 15 अगस्त की यही वो तस्वीर है जब संकट के काले बादलों ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया। फिर दुनिया के सामने आई इन तस्वीरों से अगर मगर के सारे बादल छट गए और दुनिया में खबर फैल गई कि काबुल पूरी तरह तालिबान के कब्जे में आ चुका है। जिस कुर्सी पर कभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बैठते थे, उन्हीं कुर्सियों पर तालिबानी आतंकी विराजमान थे। और इस करतूत को कारनामा समझने वाले तालिबान ने इसका सेहरा जिस शख्स के सिर पर बांधा, उसका नाम है मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन फतह जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तालिबान ने अब्दुल कयूम जाकिर पर भरोसा किया और इस भरोसे को मंजिल तक पहुंचाने के इनाम के रूप में अब अब्दुल कयूम को तालिबान ने इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया है। जिस जाकिर को ये जिम्मेदारी दी गई है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। अब्दुल कयूम जाकिर 48 साल का है। जाकिर का जन्म अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में हुआ। अब्दुल कयूम जाकिर की गिनती खूंखार तालिबानी के रूप में होती है। इसी वजह से वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने गिरफ्तार करके जाकिर को क्यूबा में अपने बनाए सबसे खतरनाक जेल ग्वांटानामो बे भेज दिया। ग्वांटानामो बे में दुनिया भर के सबसे बड़े आतंकियों को कैद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने अपने नेवी बेस को ही जेल में तब्दील कर दिया था, जहां कैदियों को नारंगी ड्रेस में पिंजरे नुमा बाड़े में रखा जाता था। जाकिर ग्वांटानामो जेल में 2002 से 2007 तक कैद रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जेल इतनी खतरनाक थी कि 9/11 हमले के बाद यहाँ कैद किए 40 आतंकियों के लिए करीब 1800 जवान तैनात किए गए और हर कैदी पर सालाना औसतन 73 करोड़ और सैनिकों की सुरक्षा पर 3900 करोड़ रुपए खर्च होता था। अब्दुल कयूम को मुल्ला उमर का करीबी माना जाता था। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक मुल्ला उमर तालिबान और अफगान सेना के शांति वार्ता का विरोधी था और अफगानिस्तान में चुनाव के दौरान हिंसा की जिम्मेदारी भी उसे सौंपी गई थी। साथ ही अब्दुल कयूम जाकिर के कई साल पाकिस्तान में भी रहने का दावा किया जाता है।
पंजशीर में अफगानी सेना के साथ जारी जंग और अमेरिकी सेना के लिए डेडलाइन के ऐलान के बीच जाकिर पर ये जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। कोरोना शरणार्थी संकट से बेखबर पाकिस्तान तालिबान प्रेम में चूर है और अपने इस नाजायज प्रेम के जरिए वो कश्मीर फतेह करने का ख्वाब देख रहा है और अपने इस ख्वाब का इजहार करने से भी नहीं चूक रहा। ये पाकिस्तान का कश्मीर राग है जिसमें आतंक की गूंज पहले है और तालिबान की दहशतगर्दी का शोर भी जुड़ गया है। एक तरफ अफगानिस्तान की तस्वीरों ने दुनिया को परेशान कर दिया है तो दूसरी तरफ तालिबान राज से पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है। 1948, 1965, 1971 और फिर 1999 में भारत से युद्ध के मैदान में हारने के बाद अब पाकिस्तान तालिबान के सहारे कश्मीर फतेह के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहा है। पाकिस्तान को तालिबान के रूप में भारत विरोधी हथियार दिख रहा है, लेकिन खुद तालिबान कश्मीर के मुद्दे से खुद को अलग कर रहा है। लेकिन तालिबान के इस बयान पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में तालिबान और पाकिस्तान की शैतानी गठजोड़ का सबूत साफ साफ दिखा। तालिबान के लहराते झंडे और उसकी जीत का ये जश्न पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उस इलाके का है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही दूरी पर है। ये जश्न पीओके में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर इसी तरह मनाया गया, जो इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान ने तालिबान के भरोसे अपने प्लान कश्मीर को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये रैली लश्कर और जैश के आतंकियों ने निकाली थी और इसका मकसद अफगानिस्तान से लौटे आतंकियों का स्वागत करना था। इस रैली से ये भी साबित हो गया कि आईएसआई ने जैश और लश्कर के आतंकी अफगानिस्तान भेजे थे और इन आतंकियों ने तालिबान की ओर से लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान से लौटने पर इनके स्वागत के लिए विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें आतंकियों ने जमकर फायरिंग भी की। यही नहीं, इन आतंकियों का ये जुलूस जिन जिन इलाकों से गुजरा वहां आम लोगों की तालिबान स्टाइल में पिटाई की गई। यही नहीं, इन लोगों ने महिलाओं को तालिबान की तरह पर्दे में रहने की धमकी दी। पीओके में जैश और लश्कर जिन आतंकियों का विजय जुलूस निकाल रहे हैं, ये वही आतंकी हैं जिन्हें कुछ दिन पहले तालिबान ने काबुल की जेल से रिहा किया था। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्लान कश्मीर का हिस्सा है। पहली तस्वीर काबुल की जेल में बंद आतंकियों की रिहाई की है, जिसमें अल-कायदा, ISIS, जैश और लश्कर जैसे बहुत से ऐसे संगठनों के आतंकी थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद सबसे पहले इन आतंकियों को ही रिहा किया था, जिन्हें अफगान सरकार ने बरसों से कैद कर रखा था। और दूसरी तस्वीर काबुल जेल से रिहा होकर पीओके पहुंचे आतंकियों की है। पाकिस्तान इस तरह अफगानिस्तान से पीओके के बीच आतंकियों के आवाजाही का रूट बना रहा है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत को सिर्फ कश्मीर में ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अफगानिस्तान के अंदर भी भारत पर वार करने का प्लान तैयार किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हिज़्ब विलायत नाम की बटालियन तैयार की है, जिसे सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाए। अनवर फिरदौसी नाम के आतंकी को हिज़्ब विलायत की कमान सौंपी गई है और शुरुआत में इसमें 10,000 आतंकियों को शामिल किया गया है। तालिबान के कंधे पर बैठकर पाकिस्तान ने आतंक की दुकान सजाने का जो मंसूबा तैयार किया है, उसका खतरा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। Territory of Afghanistan is not allowed to be used by terrorist groups such as Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed. We, the international community, must extend full support to the people of Afghanistan in their desire for peace. तालिबान और पाकिस्तान के शैतानी गठजोड़ ने ही 1999 में इंडियन एयरलाइंस विमान IC-814 के अपहरण को अंजाम दिया था। IC-814 का अपहरण अंजाम दिया था। इस बार फिर वो शैतानी गठजोड़ के एक होने की आशंका है। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सावधान होने की जरूरत है। हेलो गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और एक वो जो खाने के लिए जीते हैं। और हम और आप खाने के लिए जीते हैं, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग और भी होते हैं। एक वो जो कि होस्ट होते हैं और एक वो जो कि गेस्ट होते हैं। तो हमने सोचा कि जब राजस्थान ने हमें कहा कि पधारो हमारे देश, उसने कहा हम बनेंगे होस्ट, तो हमने कहा हम बनते हैं गेस्ट। बन के जजमान हम आ गए हैं जजमान रेस्टोरेंट होटल रंग सागर लेक के पास, उदयपुर के एक कोने में छुपा हुआ सुंदर सी जगह है ये। यहाँ पर आके हमने सोचा कि कुछ खाया जाए और हमें मिल गए
खम्मा कड़ी सुरेश साहब? खम्मा कड़ी खम्मा पता नहीं है सर, पता नहीं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं? क्या खाना खिलाएंगे बताइए आज? आपको राजस्थानी खिलाते हैं बढ़िया। देखिए राजस्थान में आके हर आदमी जो है वो बाटी चूरमा और बहुत होता तो लाल मांस खिलाता है, या वो पूड़ी कचौड़ी और हमारी हींग वाली कचौड़ी और प्याज की कचौड़ी खिलाता है। हमारी ये जो स्पेशलिटी है वो आपको खिलाते हैं, जो आपने शायद ट्राई नहीं किया होगा पिछले। डुंगार मांस है। डुंगार मांस। अच्छा, डुंगार मांस क्या होता है ये? डुंगार मांस एक स्मोकी फ्लेवर मांस है। जो लाल मांस होता है उसको स्मोकी फ्लेवर लाल मांस है ये। अच्छा, ये स्मोकी फ्लेवर्ड मांस है। भाई साहब कभी सुना आपने धुएं वाला धुंगार मांस? बड़ी सुंदर जगह है आपकी ये, लेक के किनारे। यहीं बैठ के धुंगार मांस का सेवन किया जाएगा। लेकिन धुंगार मांस बनता कैसे, ये कैसे पता लगेगा? ये आप किचन में बता रहे हैं, आप खुद ही देखिए कैसे बनता है। चलिए साहब आप भी आइए, देखिए धुएं वाला धुआंधार धुंगार मांस कैसे बनता है। आज आप खिलाएंगे धुंगार मांस। क्या है रखा ये सब? ये धुंगार मांस की रेसिपी है। धुंगार मांस का सामान है ये? हाँ, रेसिपी। तो धुंगार तो बाद में होगा ना, तो धुआं लगेगा तो। हाँ। अभी क्या कैसे बनाते हैं बताइए मुझे। देखो ये मांस है। ये मांस है? मांस है। इसको क्या पहले मैरिनेट करके रखेंगे। पहले मैरिनेट करेंगे इसको। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, धनिया। हाँ, हल्दी। टर्मरिक पाउडर, हल्दी। जी जी। अरे हमारे लोग सब हिंदी समझते हैं। धनिया हल्दी को तुम टर्मरिक कोरिएंडर बोलो, कैसे कहा जा रहा है? मिर्चा, लाल मिर्ची, देगी मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची। उसके बाद देगी मिर्च। अच्छा, देगी मिर्च कलर के लिए? कलर के लिए। हो, नमक सब इसी में डाल दिया यहीं पहले ही कटोरे में ही? कटोरे में। अच्छा, मटन मसाला। मटन मसाला। उसके बाद इसको हमने इसको मिला लिया और इसको मैश करा। मैश करिए, मिक्स हो गया पूरा। मिक्स हो गया। हाँ। उसके बाद हम फिर यहाँ जाएंगे। उसके बाद लग गई आग, चूल्हे में लग गई आग। अब इस पे पकेगा मांस। गाना गा रहे थे भाई, खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उसमें क्या है? ये क्या है? क्या घी है, तेल है? तेल है। तेल है। अच्छा, चलिए तेल हो गया गरम। तेल गरम हो गया। अब इसमें गए खड़े मसाले। पहले क्या डाला? मिर्चा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी। दालचीनी और जीरा। हाँ, समझ गया मैं। इसके बाद डालेंगे ऑनियन। प्याज की भरपूर मात्रा में, मतलब प्याज में कोई स्वादानुसार वाला मामला नहीं होता, डाल दीजिए जितना प्याज डालना है। मांस में प्याज ना हो तो फिर मांस कैसे बनेगा? हाँ जी सर। अब प्याज पक रहा है इसमें है? हाँ, ब्राउन हो। ब्राउन करेंगे इसको। हाँ, ज़्यादा जलाना तो नहीं है? नहीं। प्याज को ब्राउन किया, इसमें हम इसके बाद ये डाला हमने इसमें मांस। और टमाटर नहीं डालेंगे अभी? टमाटर बाद में। टमाटर बाद में। खुशबू जो है मसालों की, बहुत नाक खुलने वाली खुशबू आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, खुशबू ले ही ले फिर एक बार। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसको खाते रोटी के साथ है, पराठे के साथ है कि चावल के साथ? रोटी के साथ। रोटी के साथ खाते हैं। सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक तो कहानी सिंपल चल रही है, लेकिन ट्विस्ट आएगा। अब क्या डाल रहे हैं इसमें? पानी। ये जो धुआं निकल रहा है ये तो धुआं नहीं है ना? नहीं है, ये तो ऐसे ही धुआं है। ये ऐसी धुआं है। ये ढक्कन लग गया इस पे। जी सर। अब हम इसको कितनी देर पकाएंगे? 20 मिनट। 20 मिनट। अब 20 मिनट तक ये पकेगा। हाँ। तो आप समझिए कि 20 मिनट शुरू हुए आपके ये पूरे। तो 20 मिनट हो गए पूरे गुरु। प्रमोद, इसको हटाया जाए? बिल्कुल सर। कुछ खौलता हुआ निकला, बहुत धुआं आ रहा है इसमें से। हाँ 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 हाँ। अब इसमें धुआं लगाएंगे। धुआं लगाएंगे। हाँ। धुआं लगाया जाएगा। हाँ। तो लगाया जाए फिर, चलो। है कहाँ पे? वहाँ पे। आइए आइए। कोयले आ गए हैं गरम गरम। अच्छा, ये कोयले हमने इसमें भर दिए। ये क्या है? सिल्वर फॉइल है? सिल्वर फॉइल। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? इसके अंदर डालेंगे लौंग। इसके कोयले में डालेंगे लौंग? हाँ हाँ। अच्छा, कोयले में लौंग डालेंगे। अच्छा, ये डाल दिया। हाँ। उसके बाद इसके अंदर डाल दिया। इसको इसके अंदर हमने रख दिया। रख दिया।
और घी इसमें, ओ कोयलों पे घी डाला। हाँ। अच्छा, फिर इसको ढक दिया। अब इसको हमने ढक दिया। हाँ। तो ये धुआं लगाना, धुंगार जो होता है वो हाँ, ये है। ये है। कितनी देर रखते हैं इसको? 5 मिनट। 5 मिनट इसमें रखा है, तो आपके 5 मिनट शुरू होते हैं ये पूरे 5 मिनट पूरे हो गए। जी सर। ढक्कन भाई पूरा धुएं से भरा हुआ था ये। कमुद जी सर, जल्दी से इसको जरा प्लेट में लगाएं। इंतजार हो रहा है, देखो कितना देर से खाने के लिए वेट कर रहे हैं। आओ, धुआं धुआं जिंदगी, इधर इधर इसको डाल दो। हाँ, अब इसमें कुछ सजावट करेंगे हम। हाँ जी सर। तो धनिया और पुदीने से इसको हमने ऊपर से, थोड़ा कुछ वेजिटेरियन भी होना चाहिए ना, घास फूस। तो देखिए, आपके लिए खास, जनता की भारी मांग पर आपके लिए बनवाया गया ये धुंगार मांस प्रमोद जी ने बनाया है और इसको हरी पत्तियों से सजाया है। तो आप इसको रोटी के साथ घी लगाकर नोश फरमाएं। ये लीजिए, आप चलिए खाना शुरू करिए। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक अकेला फिर किसी शहर में। चीन ने फिर एक बार तालिबान की वकालत की है। चीन ने तालिबान पर बैन के फैसले का विरोध किया है। G7 बैठक का जिक्र करते हुए चीन ने कहा कि अमेरिका और उनके साथियों को अतीत से सबक सीखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको यहाँ ये बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए आर्थिक मदद रोक दी है। आज भी दुशांबे से लोगों को लेकर दिल्ली आएगी फ्लाइट। इस फ्लाइट की शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। इसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है। 16 अगस्त के बाद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। भारत कल भी अपने 25 नागरिकों और कई अफगान सिखों और हिंदुओं सहित 78 लोगों को दिल्ली वापस लाया है। सोमवार को भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान के जरिए इन्हें काबुल से दुशांबे ले जाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों का स्वागत भी किया। अफगानिस्तान के 3 गुरुद्वारों में रखे गुरु ग्रंथ साहिब को वापस भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उनको अपने सर पर रखकर नमन किया और एयरपोर्ट टर्मिनल तक लाए। यहां से इन्हें महावीर नगर गुरुद्वारे में स्थापित करने के बाद शबद कीर्तन और अरदास किया गया। अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अपना पहला मंत्री नियुक्त किया। मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान के पहले कार्यवाहक रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं कारी यूसुफ अहमदी को अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के मीडिया सेंटर का हेड बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैशलेट ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बर्बरता करने की पुख्ता खबरें मिली हैं। इनमें हथियार डाल चुके सुरक्षा कर्मियों को तत्काल मृत्युदंड दिए जाने और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे आरोप शामिल हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत ने UNHRC की बैठक में कहा उसे उम्मीद है कि ये पड़ोसियों के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को देश की जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइए अब जान लेते हैं देश की बड़ी खबरें। देखिए आज किन किन बड़े मुद्दों पर होगी कोर्ट में सुनवाई और किसने किस पर साधा सियासी निशाना। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेज निपटारे के लिए विशेष कोर्ट बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र की तरफ से विस्तृत जवाब न आने पर नाराजगी जताई थी। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना के ऐलान को युवाओं के भविष्य पर हमला करार दिया है। राहुल ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों गुलाम बना दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि गुलाम वो हैं जो आज भी एक परिवार के लिए काम करते हैं। पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बनाए गए न्यायिक आयोग को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह के विषय की जांच के लिए आयोग के गठन का अधिकार ही नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ सुबह 10:15 बजे बैठक करेंगी। बैठक का मकसद बैंकों के प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। नियुक्ति के खिलाफ दायर इस याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी हुई है। उनके रिटायर होने से कुछ ही दिन बचे थे जब उन्हें कमिश्नर बनाकर सेवा विस्तार दे दिया गया। देश की पहली mRNA बेस्ड कोरोना वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। पुणे की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनोवा बायोफार्मा लिमिटेड के फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। कंपनी ने अपनी वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं सुलझ सका है। कल इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से राहुल ने मुलाकात की थी। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि मुलाकात में चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। पुनिया ने यह भी कहा कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं की गई। चलिए अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जहां कल पूरे दिन बवाल हुआ और जिसके बयान पर बवाल हुआ वो जमानत पर तो निकल आए, लेकिन सियासी पारा अब भी हाई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के बाद कल देर रात जमानत दे दी गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कल गिरफ्तार कर महाराष्ट्र की महाड कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने राणे की 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। महाड की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नारायण राणे सुबह 5 बजे के करीब मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पहुंचे। जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने ट्वीट कर लिखा है, सत्यमेव जयते। इस बीच राणे ने कहा है कि उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में सीएम उद्धव ठाकरे ये भूल गए थे कि देश की आजादी को कितने साल हुए। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। राणे ने कहा था कि अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी आपको लेकर चलते हैं, जहां चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन विरोध और हमलों की राजनीति एकदम तेज हो गई है। आइए देखें। यूपी में जल जीवन मिशन में हुए कथित महाघोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ 24 अगस्त तक कार्रवाई करने का समय दिया था। महेंद्र सिंह आरोपों को फिलहाल गलत बता रहे हैं। यूपी के उन्नाव में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसपी में ही ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान है। यूपी की योगी सरकार चुन चुनकर ब्राह्मणों से बदला ले रही है और उनका एनकाउंटर करवा रही है। किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री योगी आज वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी किसान संवाद अभियान चला रही है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। जालंधर में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसकी वजह से मुरादाबाद से गुजरने वाली मंडल की 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12 ट्रेनों का रूट छोटा कर दिया गया है। कन्नौज में 2 दिन पहले हुए नर्स के अपहरण और रेप कांड को सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल का संचालक डॉक्टर ही मास्टरमाइंड है, जिसके ठिकाने से नर्स को बरामद कर लिया गया है। यूपी के आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत का अंदेशा है। थाना डौकी के कोलारा कला और थाना ताजगंज के देवरी में अब तक 8 लोग दम तोड़ चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। आरोप है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मामले को दबाने में लगातार जुटा है। अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव पंजाब में भी होने हैं। क्या है पंजाब का अपडेट और राजस्थान में किस मामले पर हुआ है एक्शन, चलिए देख लेते हैं। पंजाब के 4 कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस के कई विधायकों ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि उन्हें अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि अमरिंदर ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा
और कुछ अन्य मंत्री और पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव परगट सिंह आज देहरादून में प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर गुट के मंत्रियों ब्रह्म मोहिंद्रा, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु, बलबीर सिंह सिद्धू और कुछ विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग कश्मीर और पाकिस्तान पर अपनी हालिया विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विपक्ष और पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पंजाब के जालंधर में जारी गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों से मिलने के बाद उनकी गन्ना कीमतें बढ़ाने की मांग मान ली है। गन्ना किसान पिछले 5 दिनों से 40 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही रोज सुर्खियों में रहने वाले राज्य बिहार की खबरें अब जान लेते हैं तेज रफ्तार में। दिल्ली में स्कूल खोले जाए या नहीं, इसे लेकर डीडीएमए की रिपोर्ट आज जारी हो सकती है। कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक्सपर्ट भी शामिल हैं। कमेटी की ओर से दी गई सलाह के मुताबिक स्कूलों के लिए एसओपी बनाने, एसओपी का पालन करने और लागू करने के लिए स्कूलों की तैयारी पर सुझाव देना शामिल है। सीबीएसई आज से 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड द्वारा ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के नतीजों से खुश नहीं है। दिल्ली में रविवार को सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के लिए हुए चुनाव की काउंटिंग आज होगी। 46 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में 37-27% मतदान हुआ था। हर 4 साल बाद डीएसजी-एमएस के लिए चुनाव कराए जाते हैं। बिहार में 24 सितंबर से 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना काल में चुनाव कराने पर बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोगों से वैक्सीन के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाढ़ से बेहाल बिहार में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बाढ़ को द्वितीय प्रकोप बताया। उनका कहना है कि इसमें नया क्या है, पूरे देश में बाढ़ आई है और दुनिया के तमाम देशों में बाढ़ आती है। फिर जब उनसे पूछा गया कि बाढ़ से बिहार में हजारों लोग बेहाल हैं तो क्या वो उनका हाल जानने जाएंगे, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। अब कुछ और राज्यों का ताजा हाल, कहीं कलह बरकरार है तो कहीं जनता बाढ़, बारिश और सरकारी बदइंतजामी से बेहाल है। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ आज और कल वैक्सीनेशन अभियान चला जाएगा। महाअभियान में 35 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में टीकाकरण के इस दूसरे महाअभियान के लिए सरकार ने सभी तैयारियां कर ली है। एमपी के सीहोर में कोरोना काल में अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों को कई महीने से आर्थिक सहायता न मिलने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवराज सरकार ने ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की थी। इसके तहत बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाने थे। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में एक इनोवा कार के आने से कार में सवार लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। रेस्क्यू का काम जारी है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं उनको वो मुफ्त शिक्षा देगी। इसके अलावा जिन बच्चों के पिता की सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उन्हें भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कल आए शरणार्थियों की कोरोना जांच के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। आपको बता दें, काबुल से आए लोगों से बात की हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने। सुनिए। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार से बचकर कई सारे सिख समुदाय के लोग जो कि भारत पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे, अब उन्हें बाहर एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर सीआरपीएफ जवान उनको चेन बनाकर, यहाँ पर जो मानव चेन है वैसी चेन बनाकर उन्हें अब क्वारंटीन के लिए सीआईएसएफ की बस में बिठाया जा रहा है। यहाँ से सीआईएसएफ के जवान उन्हें एस्कॉर्ट करके क्वारंटीन सेंटर पर लेकर जाएंगे। आईटीबीपी का जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ उन्हें ले जाया जाएगा। आप कैसे वहाँ से निकले, अब आपको अच्छा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। मनदीप, आपको अब अच्छा लग रहा है इंडिया आके? सर, बहुत मुश्किल हालात से आए, कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल हालात से आ रहे हैं। तो हम काबुल से आए थे, हमारे लिए इधर जेल बना दिया।
छोटे छोटे बच्चे, हालत खराब है। जो अफरा तफरी का माहौल अफगानिस्तान में था उससे निकलकर जब वो भारत पहुंचे हैं तो उनके चेहरे पर सुरक्षा की भावना और कहीं ना कहीं जो सम्मान की भावना है वो भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तालिबान के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने कई मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। उसकी कोशिश अफगानिस्तान से तालिबान के लड़ाकों को जम्मू कश्मीर में उतारने की है और ये आतंकी किस रूट से जम्मू कश्मीर पहुंचाए जाएंगे ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं नक्शे पर। अफगानिस्तान का एक प्रांत है बदखशां। इसी प्रांत में एक जिला है वखान, जिसे आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। वखान दुनिया का एक अहम रूट भी है। वखान की सीमाएं चीन के शिनजियांग प्रांत से भी लगती है। इसके अलावा वखान की सीमाएं तजाकिस्तान से भी मिलती हैं। पाकिस्तान के खैबर प्रांत का बॉर्डर भी वखान से लगता है। तो ये मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन से इलाके इस वखान से लगते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान भी वखान की सीमाओं से जुड़ता है, जिसे आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। और वखान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, यानी गिलगित बाल्टिस्तान और वखान के बीच की जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर की है। तो पाकिस्तान इसी रास्ते से अफगानिस्तान से आतंकियों को पहले पीओके पहुंचाने और फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने का ख्वाब देख रहा है। वो इसलिए क्योंकि आईएसआई, लश्कर और जैश मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए काबुल की जेल से भी पीओके से जुड़े आतंकियों को चुन चुनकर उनकी रिहाई भी कराई गई। बीती रात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है और वो सुबह सवेरे अपने घर भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की वजह से कल ही राणे को गिरफ्तार किया गया था। अब इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कल राणे के घर पर हंगामा करने वालों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने आज मुलाकात की है। जुहू में कल शिव सैनिकों ने राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राणे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए गए। अब हंगामा करने वाले सारे कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और साथ ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस मुलाकात में मौजूद। तस्वीर आपके सामने, ये वो लोग हैं जिन्होंने कल जमकर महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रदर्शन किया। नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर भी चस्पा किए और उन लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, साथ ही आदित्य ठाकरे भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नारायण राणे को कल देर रात ही जमानत मिली है। कल उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने गलत बयानबाजी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कल देर रात जमानत मिली उन्हें और आज ये तस्वीरें, ताजा तरीन तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, कार्यकर्ताओं ने किस कदर नारायण राणे के खिलाफ जमकर विरोध किया, जमकर हंगामा किया, और दूसरी तस्वीर में उद्धव ठाकरे उन्हीं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जिन्होंने ये पूरा हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नाम पर सियासी रण नए चरम पर पहुंच चुका है। राणे को बेल मिल गई है, लेकिन सियासी खेल अब भी जारी है। कानाखाली चढवली। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी देता है मारने की, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। ऐसे बदतमीज मंत्री को आप उनका इस्तीफा लें। तो बयान से लेकर बवाल और बवाल से लेकर बेल तक महाराष्ट्र की सियासत में 2 दिनों तक सियासी बवंडर आता रहा और इसमें नया मोड़ मंगलवार रात तब आया जब निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बेल दे दी। ये बताया जा रहा है बाहर की कंडीशनल बेल है। नहीं, ये कंडीशनल नहीं है, पूरी परमानेंट बेल है, लेकिन उसमें बेल देते हुए कोर्ट ने 1-2 कंडीशन डाली है उनके ऊपर कि उनको ये महीने की 30 तारीख और अगले महीने की 13 तारीख को एसपी अलीबाग के सामने हाजिरी देनी है। राणे के नाम पर ही सही, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अदावत की नई लकीर खिंच गई है और इसी सियासी शोर की छाप सामना में दिखी, जहां उन्हें छेद वाला गुब्बारा बता दिया गया। इससे पहले शिव सैनिकों ने उन्हें मुर्गी चोर तक कह दिया, क्योंकि करीब 5 दशक पहले चेंबूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे।
बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुई जंग अब जल्द शांत नहीं होगी और इसका अंदाजा मंगलवार को तब लग गया जब मंगलवार दोपहर राणे की गिरफ्तारी का जश्न शिवसेना मना रही थी तो देर रात रिहाई की खुशियों में बीजेपी डूबी हुई थी। अब वो बयान सुन लीजिए जहां से पूरा सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? हिरक महोत्सव काय? मी असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? आखिर राणे ने बयान दिया क्यों, वो समझिए। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे बोलते बोलते ये भूल गए कि देश आजादी की हीरक जयंती मना रहा है या अमृत महोत्सव। नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। बस उद्धव की इसी बात को लेकर राणे ने तंज कसा तो अदावत की आग भड़क उठी। पुणे से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर औरंगाबाद तक शिव सैनिक सड़कों पर झंडे बैनर लेकर उतर गए। कहीं दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़े तो कहीं बीजेपी समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। अगर कोई एक व्यक्ति जो कैबिनेट में है मोदी जी के, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी देता है मारने की, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। हमने किसी को इस प्रकार से मोदी जी को या अमित शाह जी को या देवेंद्र फडणवीस को मारने की बात नहीं की है। इस प्रकार से संजय राउत भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उनको उद्धव का एक बयान भी जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने योगी के खिलाफ दिया था। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। राणे को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन शिवसेना अब लड़ाई को महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली खींच लाई है। ऐसे बदतमीज मंत्री को आप उनका इस्तीफा ले, अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको हकाल दे मंत्री पद से। राणे का मुद्दा शिवसेना बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई बन गया है और कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ और दिन तल्खी से भरे होंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक, राणे के नाम पर जो सियासी रण इस वक्त छिड़ गया है बीजेपी और शिवसेना में, वो आज क्या करवट ले सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत जो है, भले नारायण राणे को कल महाड़ कोर्ट ने बेल दे दी हो, ये कंडीशनल बेल है क्योंकि उन्हें 2 दिन यहां पर आकर पुलिस स्टेशन में, जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है वहां पर सिग्नेचर करने के लिए आना होगा। पहली यानी 31 अगस्त को और दूसरी तारीख है 13 सितंबर को उन्हें यहां पर नारायण राणे को आना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा है कि आगे क्या होगा, तो आगे एक नए अध्याय की शुरुआत जो है अब बीजेपी और खासतौर से नारायण राणे की ओर से होती दिख सकती है, क्योंकि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो 2 दिनों के लिए भले ही पोस्टपोन कर दी गई हो, लेकिन जब 2 दिनों के बाद उनकी यात्रा महाराष्ट्र के कोकण इलाके में फिर से शुरू होगी और उनका जो गढ़ माना जाता है सिंधुदुर्ग का इलाका जहां से वो आते हैं, वहां पे जब ये यात्रा शुरू होगी तो बड़ी संख्या में आरोप प्रत्यारोप जो है वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। और राणे समर्थक जो है, कल उन्होंने बड़ा ही संयम जो है वो दिखाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री और जिस धाराओं के तहत उन पर मामला जबरन दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ये सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। केवल सरकार जो है वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर राणे को दबाने की कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब जो है वो राणे समर्थक आज दे सकते हैं। मुख्य तौर पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस मामले में जो राणे कल पहुंचे थे बॉम्बे हाईकोर्ट, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ आप आइए और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, उस पर भी आज सुनवाई है। हो सकता है कि कोर्ट इस संदर्भ में कोई बड़ा बयान जो है वो वहां पर कोर्ट की तरफ से आ सकता है।
सकता है। ठीक है रौनक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कल की क्या तस्वीर थी महाराष्ट्र की और आज की क्या है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर सियासी अदावत की आग भड़की है तो पंजाब में बगावत की, जहां कई कांग्रेसी विधायक और मंत्रियों ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ फिर किलेबंदी। सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। चुनाव से पहले कैप्टन को बदलने की कवायद तेज। आज देहरादून से दिल्ली तक चलेगा मुलाकातों का दौर। चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है और सियासी संकट का शंखनाद अपनों ने ही कर दिया है। बगावत का बिगुल फूंकने वालों में पहले किरदार है तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, दूसरे हैं सुखबिंदर सिंह सरकारिया, तीसरे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और चौथे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। बाजवा के घर कैप्टन से नाराज गुट की बैठक हुई। तय हुआ कि टीम कांग्रेस को अगर अगला चुनाव जीतना है तो कैप्टन को बदलना ही होगा, वो भी हर हाल में। दावा ये भी किया गया कि 4 मंत्रियों के साथ 24 विधायक भी शामिल हैं। हालांकि बैठक में शामिल 7 विधायकों ने कैप्टन को पद से हटाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन तृप्त बाजवा के तेवरों ने साफ कर दिया कि बगावत की धुरी बदलाव ही है। सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग के पीछे बाजवा गुट की दलील ये है कि बेअदबी के मामलों में न्याय में देरी हो रही है, नशे के रैकेट में शामिल बड़े लोगों को पकड़ना बाकी है और बिजली खरीद समझौतों को रद्द करना जरूरी है। ये वादे कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किए थे। विरोधियों का आरोप है कि ये अब तक पूरे नहीं हुए, इसलिए बदलाव वक्त की मांग और सियासी जरूरत है। और उसी मुद्दे को लेकर बगावत करने वाले चारों कैबिनेट मंत्री देहरादून में आज सुबह 10:30 बजे पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलेंगे। हरीश रावत से मिलकर चारों कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायक सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव परगट सिंह चंडीगढ़ देव सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले सारे नेता कांग्रेस हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन की मांग करेंगे। कांग्रेस में ये उथल पुथल ऐसे वक्त में मची है जब सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग कश्मीर और पाकिस्तान पर अपने हालिया विवादास्पद बयानों को लेकर विपक्ष और पार्टी के निशाने पर है। मंगलवार को कैप्टन खेमे ने इन पर कठोर कार्रवाई तक की मांग कर दी और यही मांग बीजेपी कर रही है। मोदी जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मसले को लेकर के, आज तक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी के उस गलती के साथ खड़ी है। जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। कांग्रेस आला कमान के लिए अब भी चुनौती दो तरफा है। एक तरफ उसे बीजेपी से निपटना है तो दूसरी ओर घर के भीतर मचे घमासान को संभालना है। और अब आगे होगा क्या, ये आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद बहुत हद तक साफ हो जाएगा। तो देखिए, पंजाब के इस अंतरकलह के अध्याय पर हमारी आज दिन भर नजर रहेगी। हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। लेकिन अब बात उस योजना की जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मंगलवार को खूब हल्ला बोला। इस योजना का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP। इसके तहत सरकार निजीकरण के रास्ते अपने खजाने को भरना चाहती है। लेकिन राहुल का आरोप है और वो ये कि इस मुद्दे पर मंगलवार को के दिन स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी रहा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ने सब कुछ बेच दिया। उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लें। तो एसेट है, इनको बनाने में 70 साल लगे। 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है।
कोरोना से चोट खाई अर्थव्यवस्था को मुनाफे का मरहम लगाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान किया था, लेकिन राहुल ने सरकार की नई नीति और नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। ने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए, हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। राहुल के इस तेवर और तल्खी की वजह है केंद्र सरकार की नई नीति, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी संपत्ति लीज पर दी जाएगी। इसके जरिए 2025 तक कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि योजना से देश की हांफती कांपती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये पिछले दरवाजे से 70 सालों में जुटाई संपत्ति को उद्योगपतियों को नीलाम करने की कोशिश है। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में मोनेटाइजेशन के माध्यम से आएगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने कहा है कि एक भी एसेट से भारत सरकार का ओनरशिप नहीं हटेगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मोनेटाइजेशन से अगर इतना ही राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है तो ये बताएं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइज करके 8,000 करोड़ रुपया जो सुरक्षित किया गया, तब क्या कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार देश बेच रही थी? ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। दावे और दलील अपनी जगह। अब ये जान लीजिए कि सरकार का अगले 4 सालों में कमाई का प्लान क्या है। दरअसल हाईवे को लीज पर देकर सरकार ने 1,60,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा है। रेलवे से कमाई का टारगेट 1.5 लाख करोड़ है। पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़, टेलीकॉम से 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़, गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन से 22,504 करोड़, खनन से 28,747 करोड़, एविएशन से 20,782 करोड़, बंदरगाह से 12,828 करोड़, स्टेडियम से 11,450 करोड़ और रियल एस्टेट से 15,000 करोड़। और साल 2025 तक सरकार कुल 6 लाख करोड़ कमाना चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कमाई के लिए ये संपत्तियां निजी हाथों में जाए, लेकिन वित्त मंत्री का कहना कुछ और है। That ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. So let there not be any confusion. Oh, this government is selling away. No, these are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. सरकार की उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं। 2020-21 में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन खजाने में सिर्फ 15,520 करोड़ ही इकट्ठा हुआ। मतलब जितना लक्ष्य रखा गया उसका सिर्फ 7.39% हासिल हुआ। 2021-22 में फिर से 1.75 लाख करोड़ कमाने का लक्ष्य है। इसलिए इस बार भी शक इस बात पर है कि सरकार अपने ही तय किए लक्ष्य को हासिल कर सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, जहां नासिक पुलिस ने नारायण राणे को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में राणे को 2 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। साथ ही जानकारी ये भी दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ इस मामले में अब तक 4 FIR दर्ज हो चुके हैं। तो कल नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई और देर रात उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद वो जुहू अपने घर लौटे। कल मुंबई में सियासी हंगामा तेज रहा। समर्थकों ने, उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया, पोस्टर्स चिपकाए और अब से कुछ ही देर पहले आपने ABP न्यूज पर वो तस्वीर भी देखी जिसमें CM उद्धव ठाकरे ने उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पुलिस ने नारायण राणे को पेश होने के लिए कहा है।
इरफान जी का कार्टून कंप्लीट हो गया है, उनका रुख कर लेते हैं। इरफान जी, आपके कार्टून में आपने तालिबान को दिखाया है, दर्शाया है और ये भी कहा, आपका कार्टून बता रहा है कि वो कह रहा है अमेरिका को जल्द से जल्द अपना रेस्क्यू जो है उसे पूरा कर लिया जाए। जी, वो ये कह रहा है कि रेस्क्यू करना बंद कर दीजिए। अफ़गान के जो लोग हैं जो उनकी इस करतूतों से परेशान हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उनको अमेरिका रेस्क्यू न करे। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं आप हर बार पुरानी तस्वीर से भी ज़्यादा भयानक तौर से हैवानियत करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर कोई बचाए लोगों को तो भी आपको परेशानी होती है। यही इस कार्टून में दिखाया है कि अगर ये सब यहाँ से चले जाएंगे तो हम किसके साथ में ये सब करेंगे जो वो लोग वहाँ के लोगों के साथ करते हैं। जी इरफान जी, और इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि तालिबानियों की कथनी और करनी में जो फर्क होता है आप इस कार्टून के जरिए समझ सकते हैं। कल इसी समय हमारे साथ में जुड़िए मास्टर क्लास में कार्टून बनाने के नए टिप्स साथ में सीखने के लिए। आप अपनी एंट्रीज को लगातार भेजते रहिए ताकि हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और प्रतिमा को दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।